नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहां मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। काटापुरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और सेना को यह कामयाबी मिली है। इन आतंकियों के पास से AK-47 समेत कई सारे सामान भी बरामद किए गए हैं और मारे गए आतंकियों में मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल है। सेना को कुलगाम में आतंकियों के एक दल के छिपे होने की इत्तला मिली थी और इस जानकारी के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने यहां जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और CRPF के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आतंकियों को मार गिराया गया और इसमें एक आतंकी मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। इनके पास से AK-47 राइफल के साथ ही बाकी का सामान भी बरामद हुआ है और सेना ने 2 आतंकियों को एक ढेर कर दिया आज की इस मुठभेड़ में और एक बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल है। जबलपुर पहुंचे राज्यसभा से कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि पीएम मोदी अब बूढ़े हो गए हैं, उनको पीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, राहुल गांधी को पीएम बनने देना चाहिए। यूपी में जो मायावती और सपा में गठबंधन हुआ उस पर तनखा ने कहा कि गठबंधन से यूपी में कांग्रेस को पुनर्जीवन मिलेगा। अब की बार मोदी जी की विदाई तय है। मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी में इमर्ज होने की और वहां पर अगर आप कांग्रेस के वर्कर से बात करो, हर आदमी वहां तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कांग्रेस को सेटबैक है। कांग्रेस का पुनर्जीवन होगा यूपी में और जिस प्रकार से राहुल जी को इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है देश और विदेश में। कल देखिए दुबई में क्या हालत थी, 75,000 आदमी था राहुल जी के उस मीटिंग में। मुझे खुद फोन करके लोगों ने बताया दुबई से। तो आज तो वो एक बड़े फिगर के तौर से सामने आ रहे हैं, युवा शक्ति। और मोदी जी अब फेल हो चुके हैं, अब उनका बुढ़ापा भी आ गया है। तो अब राहुल जी के लिए वो जगह बनाए, राहुल जी हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत की। राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं, तो मैं तो जवाब देता हूं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहा जाता है। यहां थल सेना की छावनी के अलावा भारतीय आयुध निर्माण के कारखाने, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। लेकिन आजकल ये शहर नशे की जद में है। देखिए हमारी कुछ खास रिपोर्ट्स। भारी मात्रा में जब्त ये नशीले पदार्थ खुद ब खुद संस्कारधानी की कहानी बयां कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे के अंधकार में धकेलने वालों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में बेलबाग पुलिस ने जयंत राय नामक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एविल और लुपी जैसे के 6 इंजेक्शन जब्त किए हैं। अभी हमने एक जयंत राय को पकड़ा है जिसके पास से 6 इंजेक्शन और वो निडिल वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं। हमने अपराध दर्ज किया है और धारा 328 जिसमें कि इस तरह की प्रतिबंधित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं को बिना उसके बेचने का प्रकरण तैयार किया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, उससे और पूछताछ कर रहे हैं। जबलपुर में ही GRP ने स्टेशन से बेलबाग निवासी राजेश जाट से 17,000 रुपए कीमत का 1 किलो गांजा जब्त किया। RPF की फोर्स लेकर के सरप्राइज चेकिंग चल रही थी स्टेशनों में। स्टेशन में चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग का पिट्ठू बैग लिए है जो कटनी एंड में खड़ा है। संभवतः उसमें गांजा काफ़ी मात्रा में लिए है और किसी बेच बिक्री करने की फिराक में है। इस सूचना पर RPF स्टाफ और थाने के उप निरीक्षक खटीक साहब, उप निरीक्षक बड़ाई साहब, सहायक उप निरीक्षक ठक्कर साहब, प्रधान आरक्षक सुशील, मनोज, विनोद तिवारी वगैरह स्टाफ को लेकर के और RPF के SI सुनील मिश्रा, ASI दुबे और उनका स्टाफ
इनको साथ को लेकर के कटनी इंड मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार पहुंचा, जहां पुलिस पार्टी को देकर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसे हमरा स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा उसको। इसी तरह गोरखपुर थाना पुलिस ने नशे के इंजेक्शन का कारोबार करने वाले वीरेंद्र सोनकर और कांचघर निवासी राहुल सोनकर को हिरासत में लिया है। वीरेंद्र के कब्जे से 6 एविल इंजेक्शन सिरिंज और राहुल के कब्जे से एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बोरी जब्त की है। सीएसपी ने बताया कि वीरेंद्र बाल्टी में ही नशे के इंजेक्शन रखकर ग्राहक को देता था। मैं थाना प्रभारी गोरखपुर श्री तिवारी द्वारा अपने स्टाफ को भेज करके मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा, जो वीरू सोनकर, ये मुकेश सोनकर हैं, पिता का नाम, हाथीताल ककरई दली के रहने वाले हैं। अपने ऊपर छत पर रहते हैं, वहाँ से बाल्टी पे पहले पैसा लेते हैं, बाल्टी से रस्सी से नीचे डालते हैं और इसके बाद में फिर इंजेक्शन ले उसको देते हैं संबंधित व्यक्ति को। इस तरह से इनका काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी और रंगे हाथ इस तरह से पकड़ा भी गया। इसके अलावा जबलपुर में एसटीएफ और ओमती पुलिस ने चंदन वन के पास जिस सुमित कुमार को हिरासत में लेकर 260 ग्राम स्मैक जब्त की थी, उसकी निशानदेही पर गिरोह के मुख्य सरगना नानूराम को राजगढ़ जिले के पास जालपा मंदिर स्थित ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। नानूराम के पास से 157 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है। पूछताछ में नानूराम ने बताया कि वो राजस्थान के झालावाड़ जिले का रहने वाला है। कल जो है आज राजगढ़ में नानूराम तंवर है, जो कि मूलतः झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला है, उसको 157 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है और कार्रवाई अभी राजगढ़ कोतवाली में जारी है। और इसके पूर्व इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने इसके पूर्व में आरोपी सुमित कुमार को 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी कार्रवाई थाना ओमती जबलपुर द्वारा की गई थी। संस्कार धानी में पुलिस के इस एक्शन से उम्मीद है कि कुछ हद तक इस नशे के व्यापार पर रोक लगेगी, लेकिन आप कहीं जाइए मत, कहानी अभी और भी है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। में खड़े इस युवक का नाम राजा सोनकर है और साथ में बच्ची को गोद में लेकर खड़ी महिला प्रियंका है, जो गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा बस्ती में रहती है। ये दोनों ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचने का कारोबार करते हैं। ये महिला किस प्रकार ब्राउन शुगर बेचती है, इसका वीडियो भी एक शख्स द्वारा बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। इसके बारे में जो कुछ पुलिस ने बताया उसे आप भी सुन लीजिए। कल थाना गोहलपुर के स्टाफ द्वारा प्रियंका चौधरी नाम की महिला है, EWS क्वार्टर लेमा गार्डन में ये रहती है। इसके बारे में सूचना थी कि ये ब्राउन शुगर की पुड़ियाँ बनाकर बेचती है। ब्राउन शुगर एक मादक पदार्थ होता है जिसका सेवन करके नशा करते हैं लोग। सूचना पर प्रियंका को हमरा स्टाफ के पकड़ा गया और उसके पास से करीब 20 ग्राम ब्राउन शुगर तथा बिक्री के 5,200 रुपये तथा उसकी जो पुड़िया है वो उसमें जब्त की गई है। इसी महिला से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस को दूसरी सफलता मिली और पुलिस ने राजा सोनकर को हिरासत में लिया। प्रियंका से गहन पूछताछ करने के बाद इसमें ये ब्राउन शुगर कहाँ से खरीदती है, तो इसने राजा उर्फ राजेश सोनकर निवासी भरतीपुर का नाम बताया, जिसको उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया। राजेश सोनकर से भी 20,000 रुपये लगभग जब्त किया गया है और उससे हम कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। नशे का कारोबार यहीं खत्म नहीं होता। 4 दिन पहले बेलबाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने घरों में बन रही कच्ची शराब के जखीरे का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद आबकारी विभाग ने नर्मदा नदी के किनारे खिरहनी घाट पर कार्रवाई की, जहां नदी किनारे खाली पहाड़ियों और झाड़ियों के बीच महुआ लाहन जमीन में छिपाकर रखा गया था। आबकारी विभाग के अमले ने पूरे क्षेत्र में छानबीन की और करीब 1600 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया। संस्कार धानी तो इसे कहा ही जाता है, लेकिन जिस कदर इस शहर में नशे का व्यापार हो रहा है, वो इसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करता है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
पवन पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पवन, बड़ी हैरानी होती है, ये दो रिपोर्ट हमने दिखाई और दोनों में सामने आ रहा है कि किस तरीके से संस्कारधानी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है और नशे के सौदागर हर तरफ फैले हुए हैं। बिल्कुल पुनीत, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि संस्कारधानी अब नशे की जद में है और नशे का कारोबार करने वालों ने इसे बुरी तरह जकड़ लिया है। और इसमें पूरे मामले में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक पहली वो बात है कि जो सामने आते हैं, जो पुलिस जिन्हें अक्सर पकड़ लेती है, जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, ऐसे लोग तो मिल जाते हैं, पुलिस को पकड़ भी लेती है और रेगुलर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन पर्दे के पीछे छिपकर जो इस पूरे अवैध कारोबार के मुख्य सरगना हैं, सूत्रधार हैं, जो दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से इस तरह की अवैध गतिविधियों को संचालित करते हैं और यहाँ तक माल बुलवाते, बड़ी मात्रा में बुलवाते और फिर छोटे छोटे कैरियर बॉय या डिलीवरी बॉय के हाथों उनको अलग अलग स्थानों पर भेजते हैं, उन तक आज तक कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, उन तक नहीं पहुंची। जबकि पुलिस को शायद ये मालूम भी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कारोबार को अंजाम देते हैं। और ये नशा जो है, जो इंजेक्शन के रूप में है, जो स्मैक के रूप में है, जो पुड़ियों के रूप में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्टल्स तक पहुंचता है, इसकी भी शायद पुलिस को जानकारी है। और हाल ही में जो अभी कार्रवाई हुई थी, पुलिस ने गोहलपुर में 23 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड किया था, यह साबित करती है कि कहीं न कहीं इस तरह के अवैध गोरख धंधों में पुलिस भी शामिल है। और यही वजह है कि पुलिस को जानकारी होने के बावजूद वो उन पर कार्रवाई नहीं करती और ये धीरे धीरे हर व्यक्ति, शहर के हर नागरिक तक, हर घर तक ये नशा पहुंचने लगा है। ये नशा हर घर तक पहुंचने लगा है। और सवाल पवन, पुलिस पर आके घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। अगर पुलिस सख्ती दिखा दे तो किसी की क्या मजाल कि वो नशे का कोई पुड़िया, ज़रा सी पुड़िया भी बेच सके। जबलपुर पुलिस की जब भी बात आती है तो विवादों में रहती है काम से ज़्यादा। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हर थाने में या हर अधिकारी कहीं ना कहीं विवादित रहता है। और उसके कारण भी यही है कि जब आप अपराधियों से जुड़ते हैं या उनको संरक्षण देते हैं या उनके साथ मिलजुल कर किसी प्रकार का लेन देन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपराधियों की श्रेणी में आ जाते हो और जो अपराध करता है वो उसका नाता विवादों से अपने आप ही जुड़ जाता है। जिस तरह का माहौल जबलपुर में रहा है, संस्कारधानी कहा जाता है, मां नर्मदा के पावन तट पर यह नगर बसा हुआ है और धर्मधानी भी इसे कहते हैं। लेकिन जो आज के हालात हैं, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और ये नशा इसका मूल कारण है कि नशे में आने के बाद व्यक्ति को सुध नहीं रहती है कि वह क्या कर रहा है, उसका क्या नुकसान होगा या सामने वाले को वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं अपराधों को बढ़ाने में भी ये नशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि जबलपुर में जो वर्तमान में एसपी हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो बेहद सख्त हैं और उनका प्रयास रहता है। लेकिन जो निचले तबके के अधिकारी रहते हैं, छोटे पद पर रहते हैं, उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अधिकारी भी इस बात से परेशान रहते हैं और कई बार वो ये बयान भी कर देते हैं अपने बातों में कि हम कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या वो कंट्रोल में है लेकिन लुक छिपकर जिस तरह के अपराधियों को संरक्षण देते हैं या अपराधों को अंजाम देने वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज की भी होती है। सिर्फ पुलिस पर ही सारा दोष देना ठीक नहीं होगा। परिवार में माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उनका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो इन अपराध को बढ़ाने में, इस तरह के नशे के कारोबार को बढ़ाने में। पवन, ये बात हाल ही में जबलपुर में बात केवल नशे के कारोबार तक सीमित नहीं हो जाती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से महुआ लहान वहां इकट्ठा करके रखा गया था, पुलिस कार्रवाई करने गई, पुलिस को ही पीट दिया गया। हम देखते हैं कि AK-47 तस्करी का मामला, पूरे तार वहीं पर बिछे हुए हैं। हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और इसके साथ कुछ देसी पिस्टल और ये सारी चीज़ें भी ले जाकर यहाँ से बेची जाती हैं, ये भी खुलासे होते रहे हैं। इसके साथ ही अगर नशे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये केवल नशे की नगरी नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है। और धीरे धीरे जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। लेकिन इतने लंबे अरसे से होने के ये घटनाएं सामने आने के बावजूद पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल है।
बिल्कुल सही कहा पुनीत आपने कि पुलिस का खुफिया तंत्र जो है वो बेहद कमजोर है। ये घटनाएं तब सामने आती हैं, चाहे अपराधों की बात करें, नशे की बात करें, या AK-47 हो या पिस्टल्स हो, ये तब सामने आती हैं जब कहीं कोई अपराध होता है। तब पुलिस इस मामले को लेकर के और उसकी जांच पड़ताल में लगती है, और जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो तार खिंचते खिंचते और सुराग मिलते मिलते पुलिस वहां तक पहुंचती है जहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन यदि सावधानी बरती जाए, जिस तरह की हेलमेट चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग होती है, तो ये महज औपचारिकता नजर आती है कि पुलिस हर चौराहे पर खड़ी होती है, वाहनों की चेकिंग करती है, लेकिन अपराधी वहां से बच जाता है और आम नागरिक पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है और वो अपराधी अपने आप को भी अपराधी महसूस करने लगता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि कॉलेज स्कूलों में आजकल इंटरनेट और मोबाइल पर जो फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन और सारी चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तमाम तरह की ओपन सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से अपराध को किया जा सकता है, अपराध से बचा जा सकता है। अभी हाल ही में एक पुलिस और जांच कर रही है, वो मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर पिस्टल लोड करना, बारूद बनाना, बम बनाने, ये सुविधाएं भी युवा उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है और वो जिज्ञासा पूरी करने के लिए यूट्यूब उनको भरपूर मदद करता है। जबकि तो ये कहीं ना कहीं उनको हैरानी फिर पवन यही होती है कि ये सारी जानकारी, ये सारे इनपुट्स जब पुलिस को होते हैं तो फिर पुलिस इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई करती क्यों नहीं, क्यों सख्ती नहीं दिखाई जाती? इंदौर से खबर आई थी, वहां पर भी एक फिल्म को देखकर पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ नंबर 1 बन गया है। 24वां अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव, आज समापन इसका होना है और छत्तीसगढ़ ने 63 गोल्ड मेडल समेत 140 पदक अपने नाम कर लिए हैं। पदक तालिका में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है और 113 मेडल्स के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर। आपको बता दें कि कल तक कर्नाटक पहले नंबर पर था और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने आखिरी दिन भी पूरा जोर लगाया। आज शाम को खेल महोत्सव का समापन होना है और इसके पहले जोर लगाते हुए छत्तीसगढ़ में जहां यह आयोजन हो रहा है उसी में नंबर 1 बन गया है।